फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन पॉलिटिकल साइंस क्लास। बच्चों, आज हम पेपर सेकंड का यूनिट 5 का लास्ट टॉपिक है महात्मा गांधी, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, महात्मा गांधी का टाइम पीरियड था 1869 से लेकर के 1948, 1869 से लेकर के 1948 तक। सबसे पहले हम महात्मा गांधी जी के जीवन परिचय, उनका इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बताते हैं। जैसे कि आप सभी को ही पता है कि महात्मा गांधी जी का जन्म जो था वो 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक शहर में हुआ था। इनकी जो माता है उनका नाम पुतलीबाई था, पिता का नाम करमचंद गांधी था और इनका बहुत ही अल्प आयु में, यानी जब ये 12 वर्ष के थे तो ही इनका विवाह जो था वो कस्तूरबा के बाई के साथ में हो गया था। और कस्तूरबा बाई को जो है वो बा के नाम से पुकारते थे, यानी बा के नाम से वो प्रसिद्ध हो गई थी। महात्मा गांधी जी बच्चों अपनी वकालत की जो शिक्षा है वो प्राप्त करने के लिए, यानी जो बैरिस्टर की जो है वो डिग्री लेने के लिए ये लंदन गए थे 1888 में, और 1891 में ही जो है वो बैरिस्टर की शिक्षा है वो लेकर के, यानी वकालत की डिग्री लेकर के पुनः जो है वो भारत आते हैं और मुंबई में आकर के अपने वकालत का पेशा है वो शुरू करते हैं, यानी वकालत जो है वो शुरू करते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इनको वकालत में कोई ज़्यादा सफलता नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी ये एक मुकदमे की पैरवी के लिए, गुजरात के बहुत बड़े उद्योगपति थे, उनके मुकदमे की पैरवी के लिए ये दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहाँ पर उन्होंने देखा कि वहाँ पर भारतीयों के साथ जो है वो बहुत दुर्व्यवहार हो रहा था, यानी काले और गोरे का जो है वो भेद हो रहा था। रंग भेद की जो नीति है उसके तहत उनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे। तो इस घटना ने गांधी जी को बहुत ही झकझोर के रख दिया, यानी उनको बहुत चोट पहुंची कि भारतीयों के साथ इस तरह से ये लोग दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो इस नीति के विरुद्ध, ये जो रंग भेद की नीति थी बच्चों, इसी नीति के विरुद्ध ही गांधी जी ने 22 अगस्त 1894 को दक्षिण अफ्रीका में एक नेटाल इंडियन कांग्रेस नामक जो संस्था होती है उसकी उन्होंने वहाँ पर स्थापना की। ऐसा भी कहा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने, जो डरबन शहर है दक्षिण अफ्रीका का, वहाँ पर उन्होंने एक आश्रम भी स्थापना की थी। फिनिक्स नामक जो आश्रम है उसकी स्थापना भी उन्होंने वहाँ पर की थी। और गांधी जी ने जो है वो प्रथम बार सत्याग्रह का शब्द का जो प्रयोग है वो भी दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने शुरू किया था। 9 जनवरी को ये कहते हैं कि 1915 को गांधी जी जो है वो वापस अपने देश भारत लौट के आ जाते हैं। इसीलिए अपन हर वर्ष जो है वो प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। गांधी जी ने बच्चों अहमदाबाद में जो है वो एक साबरमती आश्रम है उसकी भी स्थापना की थी 25 मई 1915 को। और गांधी जी जो थे उन्होंने चंपारण और खेड़ा का जो सत्याग्रह था उसमें भी अपने जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि उस समय किसानों के ऊपर जो है वो बहुत अत्याचार हो रहे थे। तो ये चंपारण का और खेड़ा का जो सत्याग्रह था जो कि 1918 में हुआ था, ये दोनों ही, तो उसमें भी गांधी जी ने अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और किसानों को जो है वो उसके अत्याचारों, जमींदारों के जो अत्याचार हो रहे थे उनसे मुक्त कराया। ऐसा कहा जाता है कि 1914 का से लेकर के 1919 का जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था, प्रथम विश्व युद्ध जब हो रहा था, तो उस समय गांधी जी की जो नीति थी ब्रिटिश सरकार के प्रति, अंग्रेज़ों के प्रति उनकी जो नीति थी वो सहयोगपूर्ण थी। लेकिन 1919 का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है अमृतसर में, उस हत्याकांड जो है उसके बाद गांधी जी की जो नीति होती है अंग्रेज़ों के विरुद्ध वो बदल जाती है। सहयोग से लेकर सहयोग की जगह जो है वो विरोध की नीति वो उनकी अपना लेते हैं, क्योंकि उस समय जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है उसमें बहुत सारा नरसंहार हुआ था, यानी बहुत सारे लोगों की जो है उसमें हत्या हो गई थी। इसी कारण से वो बदल जाते हैं, ब्रिटिश सरकार के प्रति अपनी नीति जो है सहयोग की जगह असहयोग की ले लेते हैं। और 1920 में जब बाल गंगाधर तिलक है उनकी मृत्यु हो जाती है और भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी बागडोर है वो गांधी जी के हाथों में आ जाती है। और वहीं फिर गांधी जी जो है बच्चों अपना असहयोग आंदोलन है वो शुरू करते हैं कलकत्ता में स्वराज्य की प्राप्ति के लिए, और वो किया था 1920 में उन्होंने। लेकिन इसी आंदोलन को उनको स्थगित भी करना पड़ा, यानी रोकना पड़ा। क्यों रोकना पड़ा? क्योंकि 5 फरवरी 1922 को जो है वो एक चोरा चोरी कांड हो जाता है। उसमें जो है वो एक थाने में बहुत सारे पुलिसकर्मी होते हैं, उनको जिंदा जला दिया जाता है। इस घटना से जो है वो गांधी जी बहुत ही असंतुष्ट हो जाते हैं और उनको अपना यह असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ता है।
गांधी जी ने बच्चों एकमात्र जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी अध्यक्षता की थी बेलगांव में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था दिसंबर 1924 में, उसी सम्मेलन में गांधी जी ने उस कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। यानी गांधी जी ने सिर्फ एक ही बार वो अध्यक्षता की थी, और वो भी कब, 1924 में। और कहाँ हुआ था? बेलगांव में। वहीं गांधी जी जो है वो एक अपनी दांडी यात्रा भी शुरू करते हैं। वो करते हैं 12 मार्च 1930 को, जो है वो अपने 78 अनुयायियों के साथ, यानी अपने 78 अनुयायियों को लेकर के जो है वो जाते हैं और नमक कानून के विरुद्ध जो है वो पैदल यात्रा शुरू करते हैं। वहाँ अहमदाबाद में जो है वो एक समुद्र के किनारे जाकर के वो नमक बनाते हैं और उस कानून को तोड़ते हैं। तो ये जो नमक कानून तोड़ते हैं उसको दांडी यात्रा भी उनकी कहा जाता है। वहीं गांधी जी 1930 में ही अपना एक सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो भी प्रारंभ करते हैं। हमारे जो है वो युद्ध हो रहा था, यानी जो स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था, उसमें 3 जो है गोलमेज सम्मेलन हुए थे। आपको पता ही होगा 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। लेकिन जो गांधी जी है उन्होंने दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, उस गोलमेज जो 1931 में हुआ था, वो 1930 में पहला और 1931 में दूसरा। तो उस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है वो गांधी जी जो थे वो कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने भाग लिया था। ऐसा भी कहा जाता है बच्चों कि गांधी जी ने महाराष्ट्र में जो वर्धा शहर है वहाँ पर 1937 में एक शिक्षा योजना है, वर्धा नाम की शिक्षा योजना भी प्रारंभ की थी। और गांधी जी ने अपना एक व्यक्तिगत सत्याग्रह है वो भी प्रारंभ किया था या शुरू किया था। वो 15 अक्टूबर 1940 में किया था, जिसमें जो विनोबा भावे थे उनके शिष्य थे, वो उनके प्रथम सत्याग्रही बने थे। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन है उसकी शुरुआत की थी 1940 में। और 30 जनवरी 1948 में जो है वो नाथूराम जो गॉडसे नामक एक नवयुवक होता है, उसके द्वारा गोलियां दागने से गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। उस समय उनके जो अंतिम शब्द थे वो थे, हे राम। गांधी जी के बच्चों राजनीतिक जो गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी पे बच्चों बहुत सारे जो है वो लोगों का प्रभाव है वो भी पड़ा है, जिसमें जो कि उन्होंने जैन धर्म है उससे अपना जो है अहिंसा का जो सिद्धांत था गांधी जी का, वो उन्होंने जैन धर्म से स्वीकार किया, यानी जैन धर्म से लिया था। और सविनय अवज्ञा का जो सिद्धांत था वो थोरो से लिया था। लेकिन गांधी जी ने रस्किन, एक अंग्रेजी साहित्यकार था रस्किन, उसकी पुस्तक थी अनटू दिस लास्ट, उससे गांधी जी ने जो है वो पढ़ी उनकी वो पुस्तक, और उनको वो किताब जो थी वो इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने उससे 3 शिक्षाएं जो थी वो ग्रहण की थी। पहली शिक्षा तो यही कि एक व्यक्ति का हित जो होता है वो सब व्यक्तियों के हित में शामिल होता है, और दूसरा यह है कि शारीरिक जो श्रम है वो करने वाला व्यक्ति जो होगा उसका जो जीवन होगा वो श्रेष्ठ होगा या उत्तम। और तीसरी ये शिक्षा ली कि एक वकील का जो कार्य है उसका वही महत्व होता है जो कि एक न्यायिक के कार्य का होता है। तो ये थे गांधी जी का जो है उनके जीवन परिचय के बारे में। मैंने आपको थोड़ा इसमें काफ़ी डिटेल बताया क्योंकि इसमें बहुत सारे एग्ज़ाम में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, और कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम में भी, इसलिए आपको थोड़ी गांधी जी के बारे में ये जानकारी होना ज़रूरी है। अब हम लेंगे महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई उनकी कुछ प्रमुख रचनाएँ और उनके कुछ साप्ताहिक पत्र। मैंने यहाँ कुछ प्रमुख ही लिए हैं, वैसे तो बहुत सारी इनकी पुस्तकें और पत्र हैं। सबसे पहली है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। यह गांधी जी की बच्चों बायोग्राफी थी, यानी उनकी आत्मकथा थी जो कि उन्होंने गुजराती भाषा में लिखी थी। फिर दूसरी उनकी पुस्तक है हिंद स्वराज, और तीसरी उनकी पुस्तक है सर्वोदय, और ये 3 उनकी पुस्तकें थी। इंडियन ओपिनियन, ये गांधी जी का साप्ताहिक पत्र है जो कि अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। और दूसरा है हरिजन, ये गुजराती भाषा में गांधी जी ने लिखा था। फिर तीसरा है नवजीवन, ये गांधी जी ने हिंदी भाषा में इसको लिखा था। अब है गांधी जी की कुछ प्रमुख अवधारणाएं या उनके विचारधारा। सबसे पहले हम गांधी जी की जो है सत्य के संबंध में उनके क्या विचार थे उसके बारे में आपको बताएंगे। सत्य के संबंध में जो गांधी जी कहते हैं बच्चों कि गांधी जी का जो चिंतन था, यानी उनका जो भी आत्मचिंतन था या राजनीतिक जो चिंतन है, उसका एकमात्र जो केंद्रीय विषय जो था वो सत्य ही था। यानी वो सत्य को पे जो है वो अटल थे, सत्य को वो बहुत ही अपना जो है मानते थे। सत्य का अर्थ यही है कि जो इसकी उत्पत्ति जो हुई थी बच्चों, ये सत धातु से हुई, यानी सत्य शब्द की जो उत्पत्ति थी वो एक सत धातु है उससे हुई थी, जिसके कि कुछ बहुत सारे अर्थ हैं
जैसे कि जिसकी आत्मा है, जिसका अस्तित्व यानी जो है, और जो अपना प्रमाण है यानी जो स्वयं खुद का प्रमाण है, या अनस्वर और सद्गुण और संपन्न, ये उसके सत्य के कुछ प्रमुख अर्थ हैं। और गांधी जी ने इन्हीं सभी अर्थों को जो है वो अपने जीवन में उसका प्रयोग किया या उसको उतारा। गांधी जी जो है वो सत्य का जो है वो ईश्वर को ही माना, यानी सत्य जो है वही ईश्वर है, ये गांधी जी ने कहा था। और गांधी जी के अनुसार जो है वो सत्य है वो दो प्रकार का उन्होंने बताया था, निरपेक्ष सत्य और सापेक्ष सत्य। निरपेक्ष सत्य यानी शाश्वत सत्य, जो कि जिसमें दिखाई देता है। गांधी जी के अनुसार इसमें सत्य जो है वही ईश्वर होता है। और सापेक्ष सत्य जो है उसको कहा है गांधी जी ने कि यह निरपेक्ष जो सत्य है उसका ही एक अंश या उसका भाग है। यानी गांधी जी ये कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा जो कहती है वही सत्य है, यानी हमारी जो आत्मा कहे वही सत्य है। अब ये तो थे गांधी जी के कुछ सत्य के बारे में उनके विचारधारा। अब हम गांधी जी की अहिंसा के संबंध में उनके क्या विचार हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले हम लेते हैं अहिंसा का जो है वो अर्थ क्या है। अहिंसा का अर्थ क्या है उसके बारे में। अहिंसा जो शब्द है बच्चों, ये दो शब्दों से मिलकर बना, अ प्लस हिंसा, दोनों से मिलकर के बना अहिंसा, जिसका कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है, हिंसा का अभाव, यानी हिंसा नहीं होना, किसी को भी कभी भी या मारना नहीं और न ही सताना, यही अहिंसा। यानी मन वचन कर्म से किसी को भी मारना नहीं, सताना नहीं, ऐसा ही बोलना भी नहीं किसी को भी कि किसी को कुछ चोट पहुँचे, तो इसी को ही गांधी जी ने वो अहिंसा कहा है। अहिंसा की जो है वो अब प्रकृति, यानी गांधी जी ने अहिंसा की कुछ प्रकृति है वो भी बताई है। उनके अनुसार जो है वो अहिंसा क्या है, एक सक्रिय और आध्यात्मिक शक्ति है। गांधी जी कहते हैं कि अहिंसा जो है वो सक्रिय है और आध्यात्मिक शक्ति भी है, और ये सत्य की खोज है, उसके वो पाने के लिए एक माध्यम बताया, यानी एक उसका जो है वो रास्ता बताया, साधन बताया है सत्य की खोज के लिए। और कहा है कि अहिंसा जो है वो हिंसा पर विजय का आध्यात्मिक शस्त्र है, वो भी है। तो ये गांधी जी ने अहिंसा की प्रकृति बताई। अहिंसा के जो है वो कुछ प्रकार भी बताए हैं गांधी जी ने। उनके अनुसार जो है वो अहिंसा 3 प्रकार की होती है, जागृत अहिंसा, औचित्यपूर्ण अहिंसा और कायरों की अहिंसा। अब गांधी जी के हम लेंगे सत्याग्रह संबंधी उनके विचार की। सत्याग्रह के बारे में जो है वो गांधी जी के क्या विचार हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे सत्याग्रह का अर्थ। सत्याग्रह जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ यह है बच्चों की सत्य के लिए जो है वो आग्रह करना, यानी सत्य प्लस आग्रह, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। तो इसका अर्थ हुआ सत्य के लिए आग्रह करना या सत्य पर अड़े रहना। गांधी जी ने इसकी जो है बच्चों परिभाषा है वो भी दी है। उनके अनुसार जो है वो मेरे लिए सत्याग्रह जो है वो नियम है और प्रेम का नियम है, जो कि एक शाश्वत नियम है। गांधी जी कहते हैं कि जो सत्याग्रह है वो क्या है, वो एक उनके लिए नियम है, और वो भी कैसा, प्रेम का नियम, जो कि कैसा है, शाश्वत नियम है। गांधी जी ने बच्चों सत्याग्रही, एक जो सत्याग्रही होता है उसके कुछ गुण भी बताते हैं गांधी जी। तो गांधी जी के ने अपने जो सत्याग्रही के गुण हैं वो अपनी उनकी जो पुस्तक है हिंद स्वराज, उसमें उन्होंने सत्याग्रही के जो है वो 11 प्रकार के जो गुण हैं वो बताए हैं। जैसे अभी अहिंसा के जो 5 सिद्धांत थे, तो क्योंकि गांधी जी ने अहिंसा का जो सिद्धांत वो जैन धर्म से लिया था, तो जैन धर्म के जो 5 सिद्धांत है वही गांधी जी ने एक सत्याग्रही में भी बताए। तो 5 तो वो हो गए और 6 कुछ गांधी जी ने जोड़े थे। जैसे अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है, शारीरिक श्रम है, अस्वाद है, निर्भयता है, सभी धर्मों को जो है वो समान दृष्टि से देखना, और अपनी स्वदेशी जो वस्तु है उसको अपनाना, और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, अस्पृश्यता का निवारण, यानी छुआछूत का जो है वो भेदभाव मिटाना। तो ये थे सत्याग्रही के कुछ गुण जो है गांधी जी ने बताए थे। अब सत्याग्रही के जो गांधी जी ने है वो प्रकार भी बताए हैं कि सत्याग्रही जो होते हैं वो 5 प्रकार का सत्याग्रह हो सकता है। सबसे पहला बताया असहयोग। असहयोग जो है उसको कहते हैं नॉन कोऑपरेशन, यानी नॉन कोऑपरेशन। फिर दूसरा बताया सविनय अवज्ञा, सिविल डिसोबेडाइंस। तीसरा हिजरत। चौथा बताया उपवास या अनशन, फास्टिंग। 5वां हड़ताल, स्ट्राइक। तो ये थे सत्याग्रह के 5 प्रकार। अब गांधी जी ने सत्याग्रही जो है उसके कुछ नियम भी बताए हैं कि एक सत्याग्रही जो होता है उसके अपने कुछ नियम भी होने चाहिए। सबसे पहला तो यही कहा उन्होंने कि उसके अंदर जो है या मन में जो है वो गुस्से का जो है वो भाव नहीं होना चाहिए, यानी गुस्से को वो कोई भी अपने मन में स्थान नहीं देगा। और दूसरा यह कि वह विरोधियों के रोष को भी सहन करेगा।
तीसरा यह बताया कि यदि कोई अधिकारी सविनय अवज्ञा जो कानून था उसको भंग करने वाले को पकड़ने आएगा तो वो स्वयं ही अपने आप जो है वो गिरफ्तार हो जाएगा। और सविनय कानून का भंग करने वाला विरोधियों का भी अपमान नहीं करेगा, यानी उसे अपने विरोधियों का अपमान करने का भी जो है अधिकार नहीं है। वह बदले की भावना से भी विरोधियों पर है वो हाथ भी नहीं उठा सकता, यानी वो हाथ भी नहीं उठाएगा। और यदि कोई सत्याग्रही उसके पास किसी निजी संपत्ति का अगर वो ट्रस्टी भी है तो जो है वो उसे सरकार के कब्जे में देने से इनकार करेगा। तो ये थे सत्याग्रही के कुछ नियम गांधी जी के द्वारा बताए गए। अब है सत्याग्रह की आलोचना। गांधी जी के जो सत्याग्रही विचारधारा है उसकी कुछ आलोचकों ने है वो आलोचना भी की है। सबसे पहले तो यह कहकर उसकी आलोचना हुई कि यह जो सिद्धांत है अहिंसा का, ये उस धारणा के अनुकूल ही नहीं है, यानी अहिंसा की जो धारणा उसके अनुकूल जो है ये सत्याग्रह का जो सिद्धांत है वो नहीं है। और तीसरा यह है कि सत्याग्रह का जो प्रयोग है वो हर परिस्थितियों में जो है उसका कर पाना भी संभव नहीं है। तीसरा यह बताया है कि अहिंसक जो साधन है उनसे सामाजिक जो परिवर्तन है वो लाना भी संभव नहीं है, यानी बहुत ही वो कठिन है। तो ये थे सत्याग्रह के कुछ आलोचनाएं। अब गांधी जी ने जो है वो निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रही में कुछ अंतर है वो अपने बताए हैं कि निष्क्रिय जो प्रतिरोध और सत्याग्रही है उसमें क्या अंतर हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि एक जो निष्क्रिय प्रतिरोध होता है, निष्क्रिय जो प्रतिरोध है उसके अंदर जो है उसमें व्यक्ति जो होता है वो शत्रु को परेशान करने की भावना जो है वो उसके अंदर होती है, यानी वो जहाँ तक हो सकेगा शत्रु को परेशान करेगा। लेकिन एक जो सत्याग्रही होगा वो क्या होगा, वो खुद को ही अपने आप को ही जो है वो स्वयं जो है वो कष्ट देगा उपवास करके और अनशन करके, तो यानी उसको अपनी आत्मा को कष्ट देगा। दूसरा ये बताया अंतर के एक जो निष्क्रिय प्रतिरोध है उसमें निर्बल का जो है ये शस्त्र है, यानी निष्क्रिय जो प्रतिरोध है ये किसका शस्त्र है, निर्बल का, कमजोर का शस्त्र है। लेकिन सत्याग्रह किसका है, वीरों का शस्त्र है। और सत्याग्रह जो है वो उसको एक नैतिक शक्ति है, सत्याग्रह को उन्होंने कहा है ये एक नैतिक शक्ति है, जबकि जो निष्क्रिय प्रतिरोध है वो कैसी शक्ति है, एक राजनैतिक जो है वो शास्त्र का है इसको। और निष्क्रिय प्रतिरोध में द्वेष, घृणा, अविश्वास जो होता है ये इस पर आधारित होता है। लेकिन जो सत्याग्रही होता है उसमें प्रेम मूलक, यानी प्रेम का जो है वो लेकर चलता है कि सबके प्रति जो है वो प्रेम की भावना रखेगा। और सत्याग्रही जो होगा उसके अंदर जो है वो अहिंसा के सिद्धांतों को है वो एक आदर्श रूप में अपनाता है। लेकिन जो निष्क्रिय प्रतिरोध है उसमें जो है वो निर्बलता के कारण, यानी अपनी कमजोरी के कारण एक नीति के, एक पॉलिसी के जो है उस रूप में उसको अहिंसा को जो है वो पालन करता है। और निष्क्रिय जो प्रतिरोध है उसमें कुछ रचनात्मक जो कार्य होते हैं उसको अपनाया नहीं जाता, यानी उसको वो कोई स्थान अपना नहीं देते। लेकिन वहीं जो सत्याग्रही है उसमें कुछ रचनात्मक जो कार्यक्रम होते हैं उनको वो अपनाते हैं, उसको महत्व देते हैं। तो ये थे निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह में गांधी जी के द्वारा बताए गए अंतर। अब गांधी जी जो है वो साधन और साध्य इसके बारे में अपने क्या विचार व्यक्त उन्होंने किया है ये आपको हम बताते हैं। गांधी जी के अनुसार बच्चों जो है वो साधन जो होता है वो और साध्य जो है उसकी जो अनिवार्यता है, यानी गांधी जी ने साधन और साध्य की जो अनिवार्यता है उसके पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है, यानी बहुत ज़्यादा प्रेशर उस पर डाला है। क्योंकि गांधी जी के अनुसार जो है वो अपवित्र और अनुचित जो साधन है उनसे हम कभी भी जो है वो किसी भी पवित्र उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और कोई भी जो व्यक्ति है उसको साध्य की तुलना में जो है वो साधन को अधिक महत्व देना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति का जो नियंत्रण होता है वो साधनों पर तो होगा लेकिन साध्य पर उसका अपना नियंत्रण नहीं होगा। तो ये गांधी जी ने साधन और साध्य के बारे में जो है वो अपने विचार बताए कि साधन क्या है और साध्य क्या है।